नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल अपन ने झीलें शुरू कर दी थी और आज खारे पानी की झीलें राजस्थान की पूरी पढ़ देंगे। अब पढ़ी तो आपने भी है और बहुत सारे चैनल में अध्यापक वृंद ने पढ़ाई भी है। झीलें पढ़ाऊंगा मैं भी, लेकिन मेरी जो कोशिश रहेगी वो आपको याद करवाने की रहेगी। आज के इस क्लास के अंदर जो आपके कंफ्यूजन वाले टॉपिक है, झीलों के अंदर भी जो कंफ्यूजन वाले फैक्ट्स है, वो हाथों हाथ याद करवाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी क्लास में से सवाल बाहर न जा पाए, और बाहर गया तो आपको नुकसान ना हो। बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करते हुए सीधा ही टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि आज पढ़ने को बहुत कुछ है। सबसे पहले अपन जो झील ले रहे हैं वो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली अपन ने चिल्का पढ़ी है और दूसरी अपनी सांबर है, और सांबर झील को आज पढ़ रहे हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 3 जिलों के अंदर फैली हुई है, जिसका मुख्यालय यदि देखा जाए तो वो जयपुर के अंदर है, लेकिन वो 3 जिलों की सीमा निर्धारण करती है। आइए शुरू करते हैं सांबर झील को, और एक एक चीज को कैसे याद रखना है उस चीज को भी देखते हैं साथ में। तो अपनी आज की जो पहली झील है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग प्रश्न देखो साथियों बनेगा आपके, तो सांबर से, डीडवाना से और आपके पचपदरा से, ये मोस्ट जो 3-4 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर बनते हैं तो आपके झीलों का स्थान पूछ लिया जाता है सीधे ही कि भाई कवोत झील कहाँ है, कछोर झील कहाँ है। इस तरीके से जितने तरीके से प्रश्न बनते हैं वो सभी मैं देने की कोशिश करूंगा। और अब नियमितता भी, जब मैं नियमितता रख रहा हूं तो आपको भी नियमितता क्लासेस में रखनी है। ये सब नियमितता मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपके लिए ही है और आपको ही इसका फायदा होगा। बाकी अभी भी जो है काफी स्टूडेंट्स चिर निंद्रा में सो रहे हैं, अब उनको जगाने का मेरे पास में इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। सब चीजें बता दी उनको, उनके हित के लिए बता दिया है। फिर भी यदि नहीं जागते तो परिणाम दुर्गामी होंगे, वो अब बाद में देखे जाएंगे। चलिए, ये वैसे साथियों प्राकृतिक झील है। सांबर झील कैसी है? प्राकृतिक झील है ये, लेकिन बिजोलिया शिलालेख कहता है कि ये कृत्रिम झील है। बिजोलिया शिलालेख कहता है कि इसका निर्माण वासुदेव ने करवाया है। अब दोनों फैक्ट अपन को पढ़ने पड़ते हैं। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया है? वासुदेव ने। लेकिन ये भूगोलवेत्ता कहते हैं कि ये कैसी है? प्राकृतिक झील है। जो प्राकृतिक सबसे बड़ी झील है वो अपनी सांबर ही जानी जाती है। तो अब देख लो, देखो मीठे पानी की यदि कहेंगे तो पुष्कर जानी जाएगी प्राकृतिक में सबसे बड़ी, लेकिन सांबर है। दोनों फैक्ट बता दिए हैं, और दोनों आपको यदि वासुदेव का कोई पूछेंगे तो सीधा बिजोलिया शिलालेख का कहकर ही पूछा जाएगा, और नहीं तो प्राकृतिक। यहां से प्रश्न वैसे बनता नहीं है, सीधा बता दूं, वासुदेव से बन जाता है। बाकी ये आपको यहाँ से प्रश्न जहां से बनेगा वो भी मैं बताता हूँ कि कहां से प्रश्न बनता है। अब ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये फैक्ट हमें याद रखना है। लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना कम रहती है। यहां से प्रश्न बन सकता है, देश के कुल नमक का ये 8.7% उत्पादन सांबर झील से होता है। बहुत बड़ा हिस्सा है एक ये। तो 8.7% उत्पादन जो है नमक का, देश के कुल नमक का, वो यहां से होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आयताकार झील है साथियों, कई जगह इसे अंडाकार भी बताया गया है, लेकिन आयताकार झील है, इस चीज का ध्यान रखें। अब जो परीक्षा का पैटर्न चल रहा है उसमें आपको अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पूछा जा सकता है, क्योंकि पैटर्न जिस तरीके से चल रहा है तो अक्षांशीय देशांतर विस्तार पूछ लेते हैं तो न ज्यादा कोई कठिन भी नहीं है और न एकदम इजी भी नहीं है। तो ये मतलब प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से बहुत बनती है। और ये जो चीज दे रखी है ये ऑथेंटिक सोर्स, जैसे कि आपके LR भल्ला है, HM सक्सेना है, इन सभी में ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दे भी रखा है। तो यदि ऑथेंटिक सोर्स से भी प्रश्न बनता है तो यहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार यदि देखा जाए साथियों इसका, तो 27 डिग्री से 29 डिग्री के मध्य फैली हुई है ये, और 74 डिग्री से 75 डिग्री देशांतर के मध्य है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स 74 से फिक्स देशांतर तक फिर आप कहोगे कि 111 किलोमीटर लंबी है क्या, नहीं। लेकिन ये रेखाएं इसको प्रभावित करती है, इनके मध्य है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इनकी चौड़ाई देखी जाए इसकी, तो 3 किलोमीटर, कहीं पे 3 किलोमीटर चौड़ी है, कहीं पे 12, अधिकतम 12 किलोमीटर चौड़ी है। और लंबाई देखी जाए तो 32 से 36 है, वैसे 32 ज्यादा ऑथेंटिक है, तो 32 किलोमीटर तो ये लंबी है, और 3 से 12 किलोमीटर तक चौड़ी है, मतलब किलोमीटर में है झील।
आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी झील होगी जो किलोमीटर के अंदर फैली हुई होती है। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुल मिलाकर 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, नागौर और अजमेर। अब ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। कई विद्यार्थियों के ध्यान में सिर्फ जयपुर ही होता है, तो कईयों के ध्यान में अजमेर होता है और कईयों के ध्यान में नागौर होता है। ये कंफ्यूजन मेरे भी हुआ था कई बार, जब मैं बहुत अच्छी मेरी उस समय रीट के समय तैयारी चल रही थी, तो ये डिस्कशन करते थे ना, तो ये कंफ्यूजन दूर होते थे फिर, क्योंकि मैं जैसे जिद करने लग गया कि नहीं ये तो जयपुर में, अगला कहता नहीं मैंने नागौर पढ़ा है। फिर जब उसकी गहराई में जाते हैं तब पता चलता है कि ये तीनों की मध्य स्थित है, तो तीनों के अंदर इसका थोड़ा थोड़ा भाग है, और जिसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है, फुलेरा में बताया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अंदर 4 नदियां गिरती हैं। इस क्लास से पहले जो नए विद्यार्थी है वो ध्यान दें कि पहले 20 क्लासें डल चुकी है सेकेंड ग्रेड के पेपर की, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग और बिल्कुल व्यवस्थित रूप से डाली हुई। उनमें देखें, उनमें बहुत सारे फैक्ट दिए हैं, बहुत सारी चीजें दी है, बहुत सारी ट्रिक्स दिए है, याद करने के तरीके दिए हैं। तो वे पढ़ते हुए आए यहाँ पे, तब आपका जो फ्लो बनेगा, और वो जो फ्लो बनेगा उस फ्लो को यदि जारी रख लिया तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। अब 4 नदियां गिरती है ना, इसलिए पिछली क्लास मुझे यहाँ पे कहने याद आई, क्योंकि 4 नदियां गिरती है। इसकी ट्रिक मैं बहुत बार बता चुका हूं और काफी विद्यार्थियों को याद भी होगी कि हाँ सर आपने बताई थी, खारू मेतु खादूसा, खारू मेतु खादूसा। अब यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि पिछली क्लासों में 2-3 बार डिस्क्राइब कर चुका हूं, फिर भी यहाँ पे बता देता हूं, लिखूंगा नहीं। खारी, रूपनगढ़, मैनथा और खंडेला गिरती है सांबर के अंदर। और ये कई बार प्रश्न बनाया, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से, और विद्यार्थी काफी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इस तरीके से याद किया हुआ नहीं होता है। और ऑप्शन तो अपन को पता है कि चारों ऑप्शन जब सामने आते हैं ना, चारों अपने ही लगते हैं। किसको किसके साथ भेदभाव किया जाए, किसको निकाला जाए बाहर, ये तो सभी अपने हैं, इनमें से कोई उत्तर है। और फिर वहां पे वही बकरी डब्बे में आ जाती है, सीधी सीधी सी बात यही है, ठीक है ना। उपनाम, बहुत प्रश्न बनते हैं। ये उपनाम से देवयानी तीर्थ के नाम से प्रश्न बना था जब मैं पटवारी का एग्जाम देने गया था, 2013-14 की बात है, लगभग पीटीटी से जस्ट पहले की बात है। उस समय देवयानी तीर्थ वाला सवाल बना था, और उससे पहले तक ये सवाल किताबों में नहीं आता था। इसके बाद में सभी किताबों में ये सवाल आने लग गया। तो उस समय ये नया नया सवाल था कि देवयानी तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है, सांबर जेल को जाना जाता है। अब देवयानी ऐसे देखा जाए तो शुक्राचार्य से एक ये भी अलग कहानी है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताऊंगा पूरी, क्योंकि यदि यहाँ बताने जाऊंगा तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और इसका अपने एग्जाम और सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे सिर्फ ये रखना है। वैसे शुक्राचार्य की बेटी से संबंधित कहानी है जो देवयानी से संबंधित है, तो ये याद रखें कि देवयानी तीर्थ के नाम से इसे जाना जाता है। इसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। इसे सांबर झील को तीर्थों की नानी कहा जाता है। अब तीर्थों की नानी, तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, पूरा परिवार है तीर्थों का अपने राजस्थान के अंदर। तो तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, और सारी चीजें ऐसी की ऐसी, मैं मतलब ये जो मिलते जुलते जो फैक्ट निकलते हैं ना, वो उसे जो बुक वन लाइनर पे जिसपे उस पे काम चल रहा है वो उसके अंदर बता देता हूँ मैं बीच में। हालांकि मेरे को सरप्राइज रखनी है चीजें, लेकिन फिर भी बता दी जाती है कि उसके अंदर मतलब जैसे मिलती जुलती चीजें आती है तो मैं तुरंत ही उसे वहीं जोड़ने की कराऊं, ताकि विद्यार्थियों के दिमाग में मतलब क्या होता है कि जैसे तीर्थों की नानी पढ़ा तो दूसरा सीधा फैक्ट आता है, तीर्थों का भांजा मैंने कहाँ पढ़ा था, तो वो तुरंत पास में मिल जाएगा, तो वो कंठस्थ भी हो जाएगा और वहीं पे डाउट क्लियर होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज वहीं पे आपको साथ साथ मिलेगी वो सारी चीजें। तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पे भी कि तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, ऐसे ये भी याद रखना है। अकबर की विवाह स्थली कहा जाता है। अकबर यहाँ पे आया था और विवाह स्थली आपको पता, पूरी बारमल वाली कहानी है हिस्ट्री के अंदर, चलो आपको फिर बताऊंगा डिटेल के अंदर। तो हरकाबाई से विवाह किया था और अकबर की विवाह स्थली सांबर कहलाती है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अकबर जब आता था अपने चिश्ती साहब की दरगाह पे आते थे, अकबर आता था तो अकबर क्या है कि यहाँ पे रुकता था, यहाँ पे आराम के लिए रुकता था सांबर के किनारे, ठीक है ना। तो इस वजह से ये फिर बाद में विवाह भी इसका यहीं पे हो गया। दादू की तपोस्थली के नाम से भी इसे जाना जाता है। वैसे संत दादू पढ़ेंगे जब रीट में, तो हालांकि पढ़ाया था लेकिन सेकंड ग्रेड में वापस पढ़ाऊंगा आपको, तब अपन पढ़ेंगे। इनके पंच तीर्थ है, उसकी भी ट्रिक है, नरा आशा बरो कल्याण, फिर इनके 52 स्तंभ, 152 शिष्य थे वगैरह, जो भी सुंदरदास, गरीबदास, सारे सब कुछ पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, लेकिन पढ़ेंगे इत्मीनान से अपने। मतलब ये मारवाड़ी में क्या तकड़ नहीं करनी, हिंदी में और मिक्स भाषा में कहते तो उतावल नहीं करनी, ठीक है ना। उतावलापन ज्यादा अच्छा नहीं है।
अभी अपने पास में समय है और समय को देखते हुए मैं चल रहा हूं। जैसे ही विज्ञप्ति आएगी अपन एक्सीलरेटर पर पैर रख देंगे, फिर एक्सीलरेटर दबाएंगे कि अब जो है एक्सीलरेटर की दबाने की आवश्यकता है। तब तक आराम से बढ़िया जिस तरीके से चल रही है हाथों हाथ याद करते जाओ, आप 100% बेनिफिट में हो। ये चीज ध्यान में रखना। 1990 में रामसर साइट जो नम भूमि आर्द्र भूमि की सूची होती है उसके अंदर इसको जोड़ा गया। आर्द्र भूमि के उनकी काफी स्थान जो है उसके अंदर जोड़े जाते हैं। अपने ईरान के अंदर इसका मुख्यालय है और ये सारे उसके अंदर जोड़े जाते हैं। तो 1990 में रामसर साइट सूची में जोड़ा गया है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो बता रहा हूं वो अब है कि केंद्र सरकार का उपक्रम यहाँ पे जिसमें नमक निकाला जाता है हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी के नाम से, और राज्य सरकार का जो उपक्रम है वो सांबर सॉल्ट लिमिटेड के नाम से है। लेकिन ये प्रश्न जब आ जाता है तो 90% लोग गलत करके आते हैं कि केंद्र सरकार का कौन सा है और राज्य सरकार का कौन सा है। आज मैं आपको इसकी एक तरीका बताता हूं याद रखने का। देखो केंद्र यानी कि भारत, पूरे भारत की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, और देश की बात हो रही है तो देश का अपने नाम एक बार है, आपको पता है हिंदुस्तान नाम है। हिंदुस्तान, जब भारत की पूरी समग्र बात हो रही है, राजस्थान की बात नहीं, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार है, तो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड लिखा आता है तो भारत का नाम हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान सॉल्ट लाता है, तो ये ध्यान रखना। राज्य सरकार की बात हो रही तो सांबर झील कहाँ है, कौन से राज्य में है, कि राजस्थान में है गुरुजी, तो राजस्थान में है तो राजस्थान के अंदर फिर आ जाएगा सांबर सॉल्ट लिमिटेड। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपके मिट जाएगा कि केंद्र की बात है हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी आ गया तो केंद्र सरकार का उपक्रम है और राज्य सरकार का उपक्रम है आपके सांबर सॉल्ट लिमिटेड। और यही कंफ्यूजन होता है और यही मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, तो इस चीज को भी ध्यान रखें। ये झील जल विभाजन का कार्य करती है। जल विभाजन का कैसे? जल विभाजन का मतलब है कि जो नदियां हैं, जैसे एक तो अरब सागरीय अफवाह की नदियां हैं, एक बंगाल की खाड़ी की अफवाह की नदियां हैं, तो इन दोनों यहाँ पे ये ऐसी स्थिति में है झील कि यहाँ से नदियां अरब सागर के अफवाह में भी जल ले जाती है और बंगाल के खाड़ी के अफवाह में भी जल ले जाती है। तो ये जो है एक तरह से जल विभाजन का कार्य करती है। अब आपको पता ही है कि अजमेर और नागौर की स्थिति राजस्थान के मध्य में है, तो आने वाले समय में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के मध्य में स्थित झील कौन सी है। मतलब प्रश्न बनता किस लैंग्वेज से है उसके ऊपर है। थोड़ी बहुत एग्जामिनर रोचक बनाने के लिए लैंग्वेज घुमा देता है, तो वो आपको स्थिति ध्यान में रखनी है। सारी चीज बता दी इसके अंदर कि ये फैक्ट जो बनते हैं सांबर झील से लिमिटेड, सांबर झील से रिलेटेड जो फैक्ट्स बनते हैं वो ये सारे बनते हैं। अब इसके अंदर प्रश्नों का स्तर यदि देखा जाए तो मैंने पूरे ही कवर करने की कोशिश की है, लेकिन और भी यदि इसमें से प्रश्न बनते हैं तो फिर उनको भी अपन छोड़ेंगे नहीं। टेस्ट सीरीज और बुक के अंदर यदि कुछ अच्छा और बहुत अभी तो निकलते हैं वैसे, लेकिन उसको भी अपन छोड़ेंगे नहीं, उनको भी इंक्लूड कर देंगे। तो अभी आप क्या करेंगे, आप या तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके इनके नोट्स बना लीजिए और फिर चलते हैं अगली स्लाइड में। आज खारे पानी की झीलें अपन पूरी करने वाले हैं। आप पहले नोट्स बनाइए इसके। सांबर के बाद साथियों इंपॉर्टेंट झीलों के अंदर आती है एक तो पचपदरा झील और एक डीडवाना झील। ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है खारे पानी के अंदर। सॉरी, यदि ये कहूं कि खारे पानी से प्रश्न बनते हैं और 70% प्रश्न जो कहे इन तीन जिलों में से बनते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों जिले। अब पचपदरा झील जो है आपके बाड़मेर जिले में है। बाड़मेर से भी लगभग जिला मुख्यालय से देखा जाए तो 100-120 किलोमीटर दूर है। और डीडवाना झील जो है वह नागौर जिले के अंदर है। अब दोनों के अंदर जो जो प्रश्न बनते हैं वो आपको बताता हूं और इन्हें याद कैसे रखना है वो भी चीज बताता हूं। देखो पचपदरा कह दूं या पंचभद्रा भी कह सकते हो, भद्रा भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, पंचभद्रा भी लिखा हुआ मिलेगा, पचपदरा भी लिखा हुआ मिलता है। तो अब ये पचपदरा जो नाम पड़ा है एक पंचा नामक भील था यहाँ पे। उस पंचा नामक भील ने यहाँ पे दलदल था, दलदली क्षेत्र था, उस दलदली क्षेत्र को सुखाकर उसमें मेहनत की और उसको सुखाकर वहां पे एक झील का निर्माण किया जो आपके पचपदरा झील के नाम से भी। पंचभद्रा को अपने यहाँ पे पता है ना आपको, मारवाड़ में सिस्टम है नाम बिगाड़ने का, तो वैसे ये थी पंचभद्रा झील, लेकिन अपने मारवाड़ में सिस्टम है। मारवाड़ में की सिस्टम है कि रमेश ने रम्यो हो तो टाइम नहीं लागे, नरेश ने नरियो हो तो टाइम नहीं लागे, यू नाम बिगाड़न अपने सिस्टम चाल रही हो, तो नाम बिगाड़न सिस्टम चाले नहीं, जड़े पंचभद्रा रो नाम कर दियो, बिगाड़ बिगाड़ ने पचपदरा कर दियो, और पचपदरा ही लिखा मिलता है आप सब जगह ज्यादातर। तो पचपदरा झील ध्यान में रखना, पंचा नामक भील ने इसे बनाया। अब ये सबसे खारी झील है, कहाँ की, राजस्थान की या भारत की? भारत की भी सबसे खारी झील यही है,
यहाँ पे पाए जाने वाले पानी जल के अंदर जो है 98% NaCl की मात्रा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। सबसे खारी तो भारत की पूरी खारी है, तो राजस्थान की भी सबसे खारी झील यही है। यहाँ दो कारखाने हीरागढ़ और सांबरा। अब इसमें इसका विशेष ध्यान रखना, सांबरा नाम आते ही सांबर कई जने कर लेते हैं कि सांबरा कारखाना कहाँ है, सांबर कर लेते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना, सांबरा कारखाना अपने हीरागढ़ और सांबरा कारखाना कहाँ पे, पचपदरा झील के यहाँ पे बने हुए हैं नमक बनाने के लिए। ठीक है, खारवाल जाति के लोग यहाँ रहते हैं, जो एक विशेष प्रकार की झाड़ी आती है जिसका नाम है मोरली झाड़ी। उस मोरली झाड़ी से इस नमक को इकट्ठा करके ढेर बनाते हैं नमक के, उन्हें स्फटिक कहा जाता है। जो नमक के ढेर होते हैं इन्हें स्फटिक कहा जाता है। इस मोरली झाड़ी से इकट्ठे करके, मोरली नामक झाड़ी से इकट्ठे करके नमक के ढेर बनाते हैं और उन ढेरों को स्फटिक कहा जाता है। नमक के ढेर, स्फटिक क्या है, पचपदरा के आसपास बने हुए इकट्ठे किए हुए नमक के ढेर स्फटिक कहलाते हैं। मोरली झाड़ी और खारवाल जाति का संबंध पचपदरा झील से है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। 1960 में राजस्थान सरकार ने स्टेट वर्क्स लिमिटेड कारखाने की स्थापना यहाँ पे की है। हालांकि इसमें से प्रश्न बनने की संभावना कब रहती है, मोस्ट ऑफ प्रश्न जो आपके हैं वो ये 3 पंक्तियां हैं, वहां यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो ये ध्यान रखें। पचपदरा में इससे ज्यादा बाहर कोई ज्यादा जाते नहीं है सवाल। अब बात करते हैं साथियों डिडवाना झील की। सबसे पहले इसकी लोकेशन, डिडवाना झील कहाँ है, नागौर के अंदर है। सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो लोकेशन के आधार पर बनता है। जैसे पचपदरा का मैंने यहाँ लिखा नहीं, चलो लिख देता हूँ, बाड़मेर। और वर्तमान में देखा जाए तो पचपदरा में ही सबसे बड़ी अपने यहाँ की भारत की सबसे बड़ी कह सकते हैं, हाँ शायद भारत की सबसे बड़ी है, रिफाइनरी का कार्य चल रहा है। तो पचपदरा के अंदर इस झील के आसपास ही जो है रिफाइनरी का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, तो ये भी बाड़मेर से रिलेटेड ही है। अब बात करते हैं यहाँ की इसकी खासियत क्या है। डिडवाना को क्यों पढ़ना है, डिडवाना को इसलिए पढ़ना है क्योंकि डिडवाना के जो जल से नमक बनता है वो खाने योग्य नहीं है। क्यों खाने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इस नमक में NaCl नहीं है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। हालांकि इनके जो फॉर्मूले हैं वो साइंस वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब हम देखो आर्ट्स वाले हैं, तो आर्ट्स वाले तो इतना ही बता सकते हैं कि सोडियम सल्फेट, अब इसमें भी और कई उनको फॉर्मूले पता होंगे। तो साइंस वाले विद्वान साथी अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सोडियम सल्फेट जिसके अंदर ज्यादा होता है वो खाने के योग्य नहीं आता है। तो किस काम आएगा, तो वो आते हैं साथियों आपके कागज निर्माण के अंदर, रंगाई छपाई। और रंगाई छपाई में भी ज्यादातर जो है चमड़ा रंगने के काम आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, चमड़ा रंगने का काम यहाँ इसके यहाँ पाए जाने वाले नमक से ये काम आता है। तो खाने योग्य नहीं है, लेकिन कागज निर्माण, रंगाई छपाई यानी कि उद्योगों की दृष्टि से, व्यवसायिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट झील है ये। प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कैसे भी बन सकती है, इसलिए क्लास के अंदर समझना जरूरी है कि इसमें से और क्या प्रश्न बनते हैं। क्योंकि जब पढ़ाते ना फ्लो के अंदर तब वो पूरा चीज ध्यान रहती है कि इसमें से इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए क्लास में इसलिए मैं कहता भी हूँ कि स्किप, क्लास जब चलती है तब उसको स्किप करके ना देखें। क्या पता किस समय कौन सा फैक्ट आपको दे दूं और लिखना भी भूल जाऊं और मुंह से ही बता दूं और वो आ जाए एग्जाम के अंदर फिर। तो इसलिए जब क्लास व्यवस्थित चलती है उसको मतलब अंगुली करनी बंद कर दिया करो मोबाइल के, ठीक है ना। अपने की राजस्थान वालों रे, इंडिया वालों रे उंगलीकरण की आदत ज्यादा व्या करें, है ना। तो ये थोड़ी सी आदत में सुधार करने की आवश्यकता है। 1960 के अंदर इसमें भी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उर्वरक कारखाना यहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यह है, यहाँ पे जो नमक बनाया जाता है वो देवल नामक निजी संस्थाएं हैं, उनको देवल नाम से जानते हैं। निजी संस्थाएं क्या है, देवल नाम से जानी जाती है। प्रश्न ऐसे बनता है कि कौन सी झील से नमक देवल नामक निजी संस्थाओं से बनाया जाता है। जब पढ़ा सबने है, सब याद करते हैं, लेकिन ऑप्शन सामने आते हैं, पचपदरा आ जाता है, सांबर आ जाता है, फिर अपने दिमाग में अलग अलग कई चीजें आती है। कैसे आती है कि आपने डिडवाना भी पढ़ी, पचपदरा भी पढ़ी, फिर आपके दिमाग में आता है कि पचपदरा में खारवाल जाती थी कि डिडवाना में थी, ऐसे सोचने लग जाते हैं। डिडवाना भी याद आवे, पचपदरा भी याद आवे, खारवाल डिडवाना में थी कि खारवाल पचपदरा में थी, और देवल संस्था अटती के देवल उठती, यूं करता पसे आखिर में गलत घोड़ो भरी जाए और बाद में ध्यान पड़े अरे यार पढ़ियो डो खो तो करे ना यार यूं करा। तो इसके लिए क्या करना है अपन को, इस गलती को सुधारने के लिए मैं आपको एक बढ़िया ट्रिक देता हूं इसके अंदर कि आप कैसे याद करें। देखो डिडवाना, 2 डी आए हैं, ठीक है, डिडवाना देखोगे ना तो 2 डी आए हैं, डी डी यानी कि इसको पढ़ लेते अपन दीदी, ठीक है, थोड़ी
तोतले हो जाते थोड़े। डीडी को अपन पढ़िया दीदी, दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवल दीवाना, दीदी तेरा देवल दीवाना, बस हो गया काम। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। और उसके बाद में मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आपके मतलब कंफ्यूजन के जो कंफ्यूजन नाम का टंटा ही खत्म कर देंगे ऐसा मतलब बोलने में अच्छा लगता है कि टंटा खत्म हो जाए, बढ़िया है, टंटा रहना भी नहीं चाहिए यूं भी। तो दीदी तेरा देवल दीवाना, तो डीडवाना, डीडवाना में क्या है आपके देवल नामक संस्था है। फिर यहाँ पे कंफ्यूजन, क्योंकि कंफ्यूजन इन दो में ही होगा, ये भी मैं बता दूं आपको कि सांबर इसमें पचपदरा में होगा और डीडवाना में होगा, कि इन दोनों में से कौन सी थी। तो खारवाल जाति जो है वो यहाँ पे आपको पता हो तो पंचायतें बैठती है गांवों में बहुत बड़ी बड़ी, उन्हें खाप कहा जाता है, खाप, पंचायतें खाप कहा जाता है। तो चलो यहाँ पे भी आपको ट्रिक दे देता हूं, एक खाप कहा जाता है। तो ये खा और प, खारवाल और पचपदरा, चलिए यहां से भी आ गया, ये याद रह जाए, ठीक है, नहीं तो ये याद रखना दीदी, ये तो बड़ी बढ़िया याद होगा, दीदी तेरा देवल दीवाना, है ना। तो ये देखो फिल्मी गाने भी कभी कभी काम आते हैं। नमक खाने योग्य नहीं है, बता चुका हूं आपको कि ये खाने योग्य नहीं, चमड़ा रंगने के काम आता है। और यहाँ पे एक ब्राइन नामक नमक पाया जाता है जो क्यार पद्धति से तैयार होता है, वो नमक भी यहाँ इसको ब्राइन नमक के नाम से भी जाना जाता है। और ये कुछ देखने को तो क्या है कि झीलें हैं, क्या है, आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन जब कंफ्यूजन होता है ना तब फिर सोचते हैं कि आज तो में किसी ने पहले बता दिया होता हमें ये चीज कि इसको ऐसे याद रख सकते हैं और कंफ्यूजन से बचा जा सकता है, तो मेरे नंबर 2 ज्यादा आते, 4 ज्यादा आते। और जो पॉइंटों वाले जो चूकते हैं ना बहुत चोट होती है। पॉइंट में जो रहते हैं ना मतलब यूं लगता है कि मुंह तक आया हुआ कौवा गिर गया, ऐसे लगता है, बहुत मतलब दुख होता है, पूछो ही मत। हालांकि वो चोट खा लेते हैं, वो घायल हो जाते हैं, और घायल शेर का जब वार और दहाड़ जो होती है बहुत भयंकर होती है और मतलब फिर अचूक होती है। लेकिन वो चोट जब लगती है ना उसे मतलब कोई दुनिया का कोई इमोशन हो, कोई शब्द जो है उसे बयां नहीं कर सकते कि उस समय क्या गुजरती है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखें और इन्हें फटाफट नोट कर लो। आपको और भी खारे पानी की झीलें बतानी है और आज पूरी करेंगे खारे पानी की झीलें, छोड़ेंगे नहीं पीछे, इसे नोट करो पहले। अब आगे झीलों की बात करते हैं साथियों। तो एक बीकानेर की झील है अपने लूणकरण सर, बीकानेर। वैसे आपको पता हो तो सर जो है तालाब और झीलें और उनको ही कहा जाता है सर, कोडमदेसर वगैरह, ये यहाँ पे बहुत सारी है। तो लूणकरण सर बीकानेर की झील है। ये उत्तर भारत की एकमात्र खारे पानी की झील मानी जाती है कि उत्तरी भारत में ज्यादा खारे पानी की झीलें यानी इसको ही माना जाता है ज्यादा। ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ आसपास जो है लूणकरण सर में मूंगफली उत्पादन ज्यादा होता है। तो वैसे मूंगफली उत्पादन देखा जाए भारत में तो भारत में राजकोट के अंदर मूंगफली उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए राजस्थान का राजकोट लूणकरण सर को कहा जाता है। वैसे आपको पता वैसे होगा और नहीं हो तो मैं बता देता हूं कि मूंगफली को गरीब का बादाम भी कहा जाता है, क्योंकि गुणकारी बहुत होता है और बादाम के जितना महंगा भी नहीं होता है, तो इसे गरीब का बादाम कहा जाता है। यदि तिलहनी फसलों में देखा जाए तो मूंगफली के बीज से सर्वाधिक तेल भी निकलता है। तो ये मूंगफली से संबंधित है, मूंगफली से बहुत सारे इफेक्ट निकलते हैं। हालांकि कृषि में इसको और अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखें। ताल छापर सीधा ही पूछते हैं कहाँ है, ताल छापर चूरू में है। यहाँ पे अभ्यारण्य भी है, वो अभ्यारण्य जो है काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो ताल छापर का वैसे झीलों की दृष्टि से पूछा जाए तो आपको स्थान ही पूछा जाएगा। विशेषता इसकी ये भी है। कामोद झील कहाँ है, जैसलमेर में। इसमें भी ज्यादा चांसेस स्थान पूछने के हैं, लेकिन देखा जाए एक फैक्ट भी मिलता है यहाँ के आयोडीन की दृष्टि से यहाँ का जो है नमक वो श्रेष्ठ नमक माना जाता है। कौन सी झील, कामोद जैसलमेर का। आयोडीन के आपने अपने ऐड देखते टीवी में, कई जने पूछते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, आपके टूथपेस्ट में चारकोल है क्या, ऐसी चीजें आती है। तो नमक में और नमक की ऐड देखते हैं तब उसमें आता है कि आपके नमक में आयोडीन है क्या। फिर ऐड में देखा कि आयोडीन उछलने के, हाँ मैं ही नमक में हूं, और नमक भी क्या, हाँ हमारे अंदर आयोडीन है। तो ये नमक में तो वैसे आयोडीन मिले ही जाता है। और ये चलिए जो भी है अपन ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। और आयोडीन की दृष्टि से देखा जाए तो श्रेष्ठ नमक यहाँ पे मिलता है। नावा नागौर में साथियों, नावा नागौर के अंदर है, ये ध्यान रखें, नमक मंडी के लिए जाना जाता है। ये यहाँ का नमक जो है सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है, इसलिए यहाँ पे आदर्श नमक ग्राम की स्थापना की गई। ठीक है ना, आदर्श नमक ग्राम और नमक मंडी नावा नागौर, इतना सा ध्यान रखना है, ना याद हो जाएगा। नावा नागौर, नमक मंडी, आदर्श नमक ग्राम। ठीक है। रेवासा झील सीकर के अंदर है
और ये भी खारे पानी की कर्नल जेम्स टॉड ने इसका उल्लेख किया और बताते हैं कि एशिया के अंदर जो है प्राचीन काल में एशिया में पूरे में सप्लाई जो रेवासा झील से होती थी ऐसा बताया जाता है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने किसी झील का उल्लेख किया है तो रेवासा सीकर का उल्लेख किया, इस बात का ध्यान रखें। बाकी आपको लोकेशन पूछ सकते हैं तो बाप झील है आपके कहाँ, जोधपुर के अंदर, कुचामन नागौर के अंदर है, कुचामन दुर्ग भी है और बहुत बढ़िया एक कोटेशन है इस दुर्ग का जो मैं बताऊंगा आपको, दुर्ग जब पढ़ेंगे अपन तब। पीतमपुरी सीकर के अंदर है, पोखरन आपके जैसलमेर में है, फलोदी जोधपुर के अंदर है और कछोर सीकर के अंदर है। वैसे देखा जाए कि जिले सबसे ज्यादा खारी जिले कहाँ है तो नागौर के अंदर सबसे ज्यादा। नागौर वैसे बहुत प्रसिद्ध है, देखो नागौर में सबसे ज्यादा खारे पानी की जिले हैं, नागौर में सबसे ज्यादा पशु मेले भरे जाते हैं, नागौर राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित है, नागौर बैलों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारे फैक्ट है जो नागौर के लिए जाने जाता है। नागौर बहुत मतलब मध्य में है, तो ऐसे नहीं कि ऐसे ही मध्य में बैठा है नागौर। नागौर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो उसे प्रसिद्धि दिलाती है। और वैसे राजस्थान का हर क्षेत्र, हर जिला, हर मतलब कण कण में जो है कोई ना कोई विशेषता उसकी निकलती है। एक विद्वान आया था, नाम मुझे अच्छा फिक्स याद नहीं आ रहा, रुडियार्ड किपलिंग या उसने कहा था कि राजस्थान के तो कण कण में वीरों की जो है हड्डियां मिली हुई है, तो यहाँ पे वीरता कितनी रही होगी। तो मतलब राजस्थान की बात ही निराली है। और अपन जहाँ रहते हैं वह वास्तव में, चाहे अपन राजस्थान रह रहे तो अपन को राजस्थान की बात निराली लगती है। कोई यूपी से है तो उनको यूपी के ऊपर गर्व होता है, और जहां पे रहते हैं वहां गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि ये चीजें होती है जो आपको मतलब वहां से बांधे रखती है, जमीन से बांधे रखती है। आपकी स्थानीय जो आपकी कल्चर है, आपका स्थानीय संस्कृति है, उससे आपको बांध के रखती है। और ये बंधे हुए रहना बहुत जरूरी होता है, मेरे विचार में जरूरी होता है। हालांकि अपन थोड़े से टॉपिक से आगे निकल चुके। अब खारे पानी की झीलें आपकी आज के इस टॉपिक में पूरी हो चुकी है, और कल अपन शुरू करेंगे मीठे पानी की झीलें। आप इन्हें भी नोट कर लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से आपको नोट्स बना लेने हैं, और इसी तरीके से अपनी क्लासेस नियमित रूप से चलती रहेगी। तो जो विद्यार्थी जिन्हें लगता है कि सर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो वे जो है अपने साथियों को भी अवगत करवा सकते हैं कि अपनी जो क्लासेस सर चला रहे हैं, एक मुहिम सर ने छेड़ रखी है और सर मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करें और साझा करें थोड़ा सा चैनल को। और पढ़ने की दृष्टि से ही जुड़े, फालतू टाइम पास की दृष्टि से देखो कोई है तो उन्हें न साझा करें, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है और भेड़ चाल की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं और अपने आप को कहीं किसी स्तर पे ले जाना चाहते हैं, उन लोगों को जोड़े तो अच्छा लगेगा कि हाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।